नमस्कार दोस्तों, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दरअसल हम आज आने वाले कल की बात कर रहे हैं। एक ऐसा दिन होने जा रहा है जब एक इतने बड़े केस का फैसला आने जा रहा है जिसने इस देश की राजनीति को सिर के बल खड़ा कर दिया था। आप उस केस की गूंज जो संसद में अभी जो हंगामा हुआ, जिस तरह से संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई, उसमें भी उसकी गूंज महसूस कर सकते हैं। हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेरर, ये शब्द जहां से पैदा हुए, जहां से उन शब्दों के साथ हिंदुस्तान की राजनीति में बीजेपी के बहुत बड़े नेताओं को इस पूरे केस में फंसाकर उनकी राजनीति को तबाह कर देने की साजिशों के आरोप लगे। यहां तक कि वो निशाने जो यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता आदित्यनाथ हैं, उनको भी इस केस में लपेटने की कोशिश हुई थी, ऐसा एक गवाह ने दावा किया था। किस तरह से इस पूरे केस के एक साध्वी से लेकर, जो फिर सांसद रहकर और अब सांसद नहीं है, पूर्व सांसद है, इसके साथ सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अलग अलग हिस्सों तक पहुंची। बड़ी ही उलझे हुए पेच हैं। एटीएस की जांच है, मुंबई एटीएस की जांच है, उसके बाद फिर एनआईए की जांच है जो फिर एटीएस पर सवाल उठाती है और आखिर में फिर जो किरदार हैं उन्हीं पर उन्हीं की मौत की मांग भी करती है। ये जो कल फैसला सुनाया जाएगा ये बहुत सारी चीज़ों को साफ करेगा, क्योंकि इसमें पिछली जो एनआईए ने जो जांच की उसने ये तो ज़रूर कहा कि बहुत सारी जांच में गड़बड़ियां रही, लेकिन जो आरोपी थे उनके इर्द गिर्द और उनके खिलाफ उनको मौत की सजा की मांग की। यानी इस देश की एक पूर्व सांसद जो इससे पिछली लोकसभा की मेंबर थी, प्रज्ञा ठाकुर, उनके लिए जो मैक्सिमम सजा है, कैपिटल पनिशमेंट, उसकी मांग की हुई है और कल उस पर फैसला सुनाया जाएगा। यानी 31 जुलाई 2025 को मालेगांव 2008 ब्लास्ट का हाई प्रोफाइल केस, अत्यंत संवेदनशील केस, उस पर फैसला सुनाया जा रहा है। ये तमाम शब्दों के साथ पता चलेगा 17 साल की लंबी न्यायिक प्रक्रिया चली है, इसमें तमाम केस हुए। तो इससे पहले कि हम लोग इस पूरे फैसले को सुने, हम इसकी तारीखों पर आते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं, क्योंकि एक ऐसा बड़ा मामला है जो अगर एटीएस मुंबई की जांच को जाने देते या उसी तरह होने देते जो कि कांग्रेस शासन के समय की जा रही थी और बाद में उसका सहारा लेकर उसके केंद्रीय गृह मंत्रियों ने एक पूरे देश में, यहाँ तक कि आपने सुना कल किस तरह से संसद में कहा गया कि कांग्रेस के लोगों ने कैसे एक अमेरिका के राजदूत के साथ बात करके कहा कि सबसे बड़ा खतरा, लश्कर से बड़ा खतरा सैफरन टेरर है। ये तमाम चीज़ें जिस केस से जुड़ी हुई हैं उस केस की शुरुआत करते हैं। पहले हम खबर को देख लेते हैं कि खबर क्या है। मालेगांव विस्फोट मामले में कल फैसला आएगा और महाराष्ट्र के एनआईए कोर्ट इसमें फैसला सुनाएगी। इसमें 6 लोग मारे गए थे, 100 से ज़्यादा घायल हुए। पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित जो अब सेवानिवृत्त हैं, 7 लोग इस मामले में आरोपित हैं। इसमें चूंकि जो मैं बता रहा था वो लगातार है, सभी आरोपितों को 21 जुलाई को अदालत में पेश होने को कहा है। 29 सितंबर 2008 को रमजान के महीने के दौरान रात करीब 9:55 पर मालेगांव के भीखू चौक पर ये हुआ था। अदालत ने 19 अप्रैल को ये मामला सुरक्षित रखा था। आखिर ऐसा कौन सा मामला था और क्या है मामला, इस पर हम लोग बात करेंगे तारीखों के साथ। और क्यों ऐसा हो रहा था कि एक सरकार जो अभी भी, क्योंकि जब याद होगा आपको जब मुंबई जब हमला हुआ था उसमें जब हेमंत करकरे और उनके साथ कामटे और कई सारे अधिकारी मारे गए थे, विजय सालस्कर और 5 वो एक ही उसमें थे, तो कोशिश की थी कांग्रेस के बड़े नेता या उस तरह के लोगों के से जुड़े हुए कुछ लोगों ने इस बात को, या तमाम जगह पर आपने देखा होगा, इस बात को जोड़ा गया कि चूंकि हेमंत करकरे दक्षिणपंथी गिरोहों की जांच कर रहा था इसलिए मारे गए। साजिश, यानी जो साजिश कल अमित शाह ने जिस तरह से सीधे तौर पर कहा कि जो लोग मारे गए हैं, आतंकी वो मारे गए जिन्होंने पहलगाम में ये घटना की थी, तो ये सुनकर आपके चेहरों पर खुशी आनी चाहिए थे, ये मुंह लटक क्यों गए, उन्होंने विपक्ष पर कहा। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है क्योंकि कई सारी ऐसी संदेह थे जिसमें कि 2008 की उस घटना में बीजेपी के काफी बड़े चेहरों को लपेटकर और संघ के एक पूरा बंडल बना देना था। यानी राजनीति का आप ये सोचिए किस तरह से रुख होता है कि अगर 2008 की उस घटना से योगी आदित्यनाथ को
किसी भी गवाह को तोड़कर वो किसी भी आरोपी को जिस तरह से मालेगांव के उसमें बहुत सारे आरोप भी लगाए प्रज्ञा ठाकुर के, आपको इंटरव्यू मालूम होंगे कि किस तरह से उनको नंगा करके या उस तरह से पीठ पर पीटा गया, जिस तरह उनके साथ बदतमीजियां की गई, ये सब वो कहती हैं। और बीमार जो हैं, जो उनकी रीढ़ और वो सब उसी पीठ का असर बताती हैं, जो अभी तक आप देखते हैं वो कई बार आपको व्हील चेयर पर दिखाई देती हैं। तो ये एक इतना बड़ा मामला है, मुझे लगता है कि कल भी जब ये सामने आएगा फिर राजनीति एकदम गर्म होगी। अभी तो हम लोग राज्यसभा में जो आज दिन भर ये, उसमें मुझे तो नहीं लगता कि कुछ होगा। वो पुर्जे उड़ेंगे सुनते आए थे, हम देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। कोई ऐसा तमाशा तो कल नहीं देखा, और उन्होंने ज़रूर पहलगाम को तमाशा कह दिया विपक्षियों ने, जिसका मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं, पहले इसके टाइमलाइन को देखते हैं क्या हुआ था। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में, मैंने बताया अंजुमन चौक और भिक्कू चौक के बीच में एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, जो एक लावारिस मोटरसाइकिल थी। उसमें एक विस्फोट होता है, 6 लोगों की मौत होती है, लगभग 101 लोग उसमें घायल होते हैं, जो संख्या थी। और ये घटना रमज़ान चल रहा था, और उस वक्त रमज़ान के महीने में, लेकिन अगले दिन नवरात्रियों का दिन भी शुरू होना था, जिससे पूरा सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। और अलग अलग अखबारों की रिपोर्ट्स है, अलग अलग है कि हज़ारों लोग वहाँ थाने पर मुस्लिम्स लोगों ने वो घेर लिया, प्रदर्शन किए, काफ़ी बड़ा उस पर सांप्रदायिक तनाव हुआ था, अगर उस पर देखें। अब इसकी जांच शुरू हुई, सितंबर से बाद अक्टूबर है। महाराष्ट्र की जो एटीएस है उसने जो जांच शुरू कर दी। उस वक्त ये समय याद कीजिए, 2008 का वो समय है जब इस देश में आईएम एक के बाद एक धमाके कर रहा था। पूरे देश में अलग अलग जगह पर धमाके हो रहे थे, और अचानक सबसे पहला सवाल यही उठा लोगों के जहन में कि मस्जिद के बाहर धमाका कैसे हुआ, क्योंकि वो तमाम जगह तक जहाँ भी धमाके हुए वो हिंदू डोमिनेटेड एरिया में हुए थे, और आईएम उनकी बाकायदा वो भी ले रहा था, एक अलग संगठन बना के उनकी जिम्मेदारी भी ले रहा था। तो ये सबके जहन में अचानक पहला सवाल को था कि ये मुस्लिम उस इलाके में कैसे हुआ। उसी दिन सेम डे एक मोडासा जो गुजरात में है, वहाँ भी एक बड़ा, जो याद है मोडासा आप स्टेडियम सुनते हैं, और वहाँ महान जो एक विशाल सूर्य मंदिर था, जिसको बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा था। अगर आप कभी मोडासा जाते हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ जो है इन बम विस्फोटों ने पूरे समय पर एकदम कंफ्यूज किया लोगों को कि ये अचानक क्या हुआ, और ये बहुत सारे सवालों के साथ घिरे। तो जांच शुरू हुई, महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस ने इसकी जांच शुरू की। एटीएस ने दावा किया कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिलों की नकली नंबर प्लेट थी, और इंजन चेसिस के नंबर मिटा दिए गए। उसके बाद जब उनको ट्रैक किया गया, ये पता चला कि मोटरसाइकिल एक वहाँ की साधु, जो साध्वी हैं, बड़ी उग्र अपने भाषणों के लिए जानी जाती हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, वो मुरैना के आसपास की हैं, और वहाँ मध्य प्रदेश की। तो वो उनके नाम से ये मोटरसाइकिल थी। तो वहाँ तक पुलिस पहुँची, और 23 अक्टूबर को साध्वी प्रज्ञा को, 23 अक्टूबर 2008 को साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार कर लिया। 14 नवंबर 2008 को, अब ये जब पूछताछ शुरू हुई, इसमें अलग अलग लोग नाम आने शुरू हुए, तो पता चला कि एक सेना से जुड़ा हुआ, क्योंकि वो जो विस्फोटक है वो कहाँ से आया, इस पर बात हुई। तो ये पता चला कि साहब एक लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। बहुत हल्ला हुआ उस वक्त, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग उसको जांच को उस समय कर रहे थे। ऐसे एकदम आपको फिल्म की तरह तो सब चीज़ें याद नहीं आती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग लिख के जो वो बहुत अहम है, उन सब चीज़ों पर जिक्र करें। तो उस समय इनको गिरफ्तार कर लिया, और उस समय तक एटीएस ने कुल मिला के 11 लोगों को गिरफ्तार किया। एटीएस ने जनवरी 2009 में इसको बहुत तेज़ी से, और उसके बाद लगातार पूछताछ के बाद इस तरह की खबरें आ रही थी कि एक ऐसा वहाँ है, कानपुर में जुड़ा हुआ है, और फिर ये अभिनव भारत नाम का एक संगठन खुलकर इस पूछताछ में सामने आया कि अभिनव भारत का एक संगठन है जो जिस तरह से मुस्लिमों के, या माफ़ कीजिएगा, जिस तरह से हिंदुओं पर मुस्लिम आतंकी संगठनों के हमले लगातार जारी हैं, वो उनका जवाब देना चाहता था। वो ये चाहता था कि जिस तरह से ये पाकिस्तानी या यहाँ हिंदुस्तान के मुस्लिम, चूँकि आईएम तो पूरी तरह हिंदुस्तानी आतंकी संगठन था जो पाकिस्तान से फंडेड और ट्रेंड लोगों के साथ था, तो वो इसका जवाब देना, ये पुलिस की बातचीत मैं बता रहा हूँ, मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा, अब 11 जो गिरफ्तार आदमी थे उसमें वांछित को नामित किया गया था, जो लोग थे मतलब जिनके वांछित थे। पहली चार्जशीट जो दाखिल की गई थी उसमें रामजी कलासांगरा और संदीप डांगे जो फरार थे। अब उनके अलावा एटीएस ने उनके खिलाफ आईपीसी के साथ यूपीए पीए लगाया और दावा किया कि इन्होंने मुस्लिम पुरुषों द्वारा आतंकी, मतलब मुस्लिम संगठनों के द्वारा आतंकी हमलों का बदला लेने के लिए शुरू किया। अब चूंकि इस पर बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया,
पूरी तरह से कि किस तरह से फंसाया जा रहा है, किस तरह की कोशिश की जा रही है कि हिंदू, चूंकि टेरर केस खुल नहीं पा रहे हैं, आतंकवाद रुक नहीं पा रहा है, लिहाजा बीजेपी के हमलों से बचने के लिए उसके ऊपर अगर उसके सहयोगी संगठनों को इसमें शामिल कर लिया जाए और जांच को इस तरह किया जाए कि उसमें से कई नेताओं पर आंच आए। क्योंकि इंद्रेश कुमार की गिरफ्तारी के लिए लगातार इस तरह का प्रेशर दिख रहा था कि जैसे इंद्रेश कुमार को उठा लिया जाएगा जो संघ के ने, और तो इसके बाद लगा कि ये सब जो है जांच के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए। तो जो अदालत थी, विशेष अदालत, उसने 31 जुलाई 2009 को कहा कि इनके ऊपर मकोका नहीं बनता है, मामला एक नियमित अदालत में चलेगा, नासिक में चलेगा। 7 जुलाई 2002 को, चूंकि अब ये तो लगातार चल रहा था, केस सब चल रहे थे, मैं एक टाइमलाइन आपको दे देना चाहता हूं ताकि केस की वो समझ सके। और 7 जुलाई 2010 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया और मकोका के प्रावधानों को बरकरार रखा। चूंकि बार बार एटीएस वहां जाती थी, इसमें कभी आरोपी जा रहे थे, कभी एटीएस जा रही थी, यानी एक बहुत लंबा खेल चल रहा था। अब इसके बाद अगस्त 2010 को पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर दोनों ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। अब 1 मार्च 2011 में, चूंकि ये हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी जा चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन एटीएस ने एक और कॉम्प्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर दी। लेकिन 1 अप्रैल 2011 को, चूंकि इतना तनाव बढ़ चुका था, इतना पॉलिटिकल वॉर शुरू हो चुका था कि केंद्र सरकार ने इसकी जांच जो है राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए को हस्तांतरित कर दी, जो 26/11 के मुंबई हमलों के बाद बनाई गई थी, आपको मालूम है। 13 अप्रैल को एनआईए ने मामला दर्ज किया नए तरह से, चूंकि नई एजेंसी वो अपना सारा लेके मामला दर्ज किया और अपनी जांच शुरू की। तो जो शुरू हुआ वहीं से मकोका पर विवाद शुरू हो गया, क्योंकि मई 2013 में ही एनआईए ने अपनी जांच में देखा कि एटीएस की जांच में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ विरोधाभास हैं, कंट्राडिक्शन है, और वो एटीएस जो है पुरोहित और अन्य को फंसाने के लिए आरडीएक्स प्लांट किया गया है, ऐसा हुआ, और अन्य हिंदू नेताओं के नाम लेने के लिए प्रताड़ित किया गया। यहीं से वो कहानियां शुरू होती हैं कि किस तरह से एक एक, और उस वक्त चूंकि ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता ने पैसा दिया इस पूरे आतंकी संगठन को। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने, जो उस समय सांसद थे, उन्होंने एक बड़ी पुरजोर ताकत के साथ कहा कि मुझसे आए और पूछताछ करे, मुझे साबित करे कि ये इस तरह, क्योंकि वो जिस तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर वहाँ महाराष्ट्र की एटीएस और तमाम चीज़ों का जो वहाँ के नेता और कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस का केंद्रीय गृह मंत्रालय उस समय जो कंट्रोल में थे, वो तमाम लोग इस तरह के जो हिंट्स हैं उनके सारे ये खबरें बाहर आ रही थी। तो इस पर एटीएस जो एनआईए है उसने इस बात का जिक्र किया। फिर 13 मई 2016 को एनआईए ने अपनी पहली चार्जशीट फाइल की, जिसमें उसने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, श्याम साहू, प्रवीण टाकल की और शिव नारायण काला सांगरा को क्लीन चिट दे दी, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और उन्हें मामले से बरी किया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने मामले में केवल साहू, कल सांगरा और एनआईए अदालत ने केवल साहू और कल सांगरा टाकालकी को बरी कर दिया। ठाकुर को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त जो है कुछ संदेह के साथ दिया गया था, ये नहीं कि उनको क्लीन चिट था पूरा, लेकिन उस पर अदालत ने उसको उनके खिलाफ मुकदमा जारी करने के लिए कहा। अदालत ने 27 दिसंबर 2017 को एनआईए के इस तर्क को स्वीकार किया था कि मकोका लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि 7 आरोपियों प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, सेवानिवृत्त नीरज उपाध्याय कुलकर्णी, अजय राहिरकर और सुधाकर द्विवेदी पर यूपीए, आईपीसी और ये जो विस्फोटक पदार्थ है इनके तहत मुकदमा चलेगा। अदालत ने कहा कि जो 2 अन्य आरोपी है, जगदीश म्हात्रे और पर पुणे में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा, और तीनों को, बाकी को सबूत के तौर पर अभाव में बरी कर दिया, जैसा कि एनआईए ने अपनी तरफ से कहा था। तो अब मुकदमे की शुरुआत हो गई। 2018 से अक्टूबर से चार्जशीट फाइल हो चुकी, सब चीज़ें आ चुकी, तो मुकदमा शुरू हुआ। विशेष एनआईए अदालत में सभी 7 आरोपियों पे साजिश, आतंकी साजिश, हत्या और संबंधित अपराधों के आरोप दिए गए। आरोपों को तय करना था भाई, चूंकि चार्जशीट हो गई, चार्जशीट में हो गया। अब मुकदमा शुरू हुआ। दिसंबर में ट्रायल शुरू हो गया 18 में, और मामलों की सुनवाई पूरी हो गई। लंबे समय तक 323 गवाहों ने इसमें गवाही दी, 34 होस्टाइल हुए, ऐसा कहा गया, और प्रोसिक्यूशन ने कॉल डेटा सैंपल और रिकॉर्ड और वॉइस सैंपल, सारे टेक्निकल एविडेंस प्रभावित किए। और इसी दौरान कई सारे, चूँकि इतना लंबा चल रहा था, बहुत सारे गवाहों की मृत्यु भी हो गई केस में, वो हुआ। अब जो इसमें जो ये फैसला था, एनआईए अदालत ने AK लाहौटी का स्थानांतरण कर दिया था, जो 17 साल पुराने इस मामले में 5वें न्यायाधीश थे, उनका यहाँ स्थानांतरण हुआ।
इससे अब और ज़्यादा हुई कि साहब ये जो है इससे मामले में और देरी हो जाएगी। तो इस पर ये कहा गया कि ठीक है, आप इस पर फैसला कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध भी किया गया, उस पर विचार किया गया। 19 अप्रैल 2025 को सुनवाई पूरी हुई, अदालत ने अपना फैसला सुना लिया। पहले अदालत ने पहले 8 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया था, लेकिन फिर इसे टाल दिया। अब इस मामले में कल आरोपी होंगे, जो 7 आरोपी हैं, मतलब माफ़ कीजिए, उसमें फैसला होगा। अब जो 7 आरोपी हैं उन पर जो आरोप है और वो तमाम मैं आपको बता देता हूँ। साध्वी प्रज्ञा सिंह यानी प्रज्ञा सिंह चंद्रपाल सिंह ठाकुर पूर्व भाजपा सांसद हैं। उनकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल धमाकों में किया गया था। उन पर आतंकी साजिश, हत्या और यूएपीए के आरोप हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित जो मुख्य साजिशकर्ता, उनको भी और समूह के प्रेरक माना गया। आरडीएक्स प्राप्त करने में मदद करने का आरोप है। उन पर भी आतंकी हत्या, चूंकि वो सारे साथ चलते हैं तो यूएपीए के साथ और हत्या के साथ है। मेजर रमेश उपाध्याय जो वो भी सेवानिवृत्त हैं और चूंकि श्रीकांत भी हैं, पुणे निवासी हैं। बम बनाने का प्रशिक्षण और शिक्षा देने का उन पर आरोप लगाया था। अजय उर्फ राजा राहिरकर पुणे स्थित अभिनव भारत जो संस्था है उसके कोषाध्यक्ष माना गया। समीर कुलकर्णी और चाणक्य समीर पुणे के रहने वाले, बम बनाने के लिए सामग्री प्राप्त करने का। सुधाकर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे उर्फ अमृतानंद देव तीर्थी, याद होगा आपको, ये कानपुर से अरेस्ट हुए थे। बहुत बड़ा हल्ला हुआ था। ये स्वयं घोषित अपनी तरफ से स्वयंभू, जिस तरह से शंकराचार्य थे, अपनी पीठ के थे, जम्मू कश्मीर के निवासी थे और शायद कानपुर के वहाँ से इनको लिया गया था। सुधाकर ओंकारनाथ चतुर्वेदी ठाणे के निवासी और इनके पास से हथियार पाए गए थे। अब इन पर आईपीसी और ईओपी और विस्फोटक के तहत अब ये मामला इसलिए भी कानून का एक बहुत बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि पहली बार हिंदू जो संगठन है, दक्षिणपंथी संगठन है, उनके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे। उन पर जांच हुई और उन जांच में इन लोगों को पकड़ा गया। हालांकि उस जांच में इनके पकड़े जाने से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ ये थी कि किस तरह से उस पूरे मसले को इन एक छोटा सा संगठन था, और इनको कभी आपने देखा होगा बहुत बड़ी संख्या में कोई उस तरह का समर्थन नहीं मिला। हालांकि 1-2 संस्थाओं ने इनके लिए वकील करना, जैसे श्री राम सेना जो प्रमोद मुतालिक की, और तमाम जो है कानूनी सहायता देने की बात की, ये की। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखते हैं तो जिस तरह की आतंकियों के लिए आपने देखा होगा जो आईएमके हैं, जिस तरह से पत्रकारों को पीट दिया गया, उनके गांव गए या वहां आज भी बात करने से पहले आपको 25 बार सोचना पड़ेगा, उस तरह का कोई भी माहौल इनके साथ क्रिएट नहीं हुआ। क्योंकि जो एक हिंदू टेरर है, इस तरह का कंसेप्ट कभी वो हो नहीं सकता है उस तरह से, अगर आप देखेंगे, क्योंकि उनको कोई ज़मीनी पकड़ नहीं होती, क्योंकि इस तरह से उनके साथ खड़े होने वाले लोग नहीं मिलते, जैसे आप इस मुकदमे में देख सकते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी के वोटों के सहारे जीती, ना कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने द्वारा इस कार्य के बाद की गई उसके साथ जीती। तो अब उसके बाद जब उन्होंने गांधी पर टिप्पणी की, आपको याद होगा किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे बहुत दुख पहुंचा रही है वो, और उनका टिकट भी कट गया। यानी वो जिस तरह जीती थी और उन्होंने जिस तरह से हराया था, दिग्विजय सिंह को हराया था। दिग्विजय सिंह उस पूरी जो एक लॉबी थी जो पूरी तरह सेफरन टेरर और इस थियरी को, यानी जो 26/11 के आतंकी हमलों को भी, जिसमें कि कसाब को सुन रहा था, उनकी एजेंसी सुन रही थी, उनकी सरकार सुन रही थी, वो एक और इसी तरह के पत्रकार अजीज बर्मी की एक किताब जिसमें 26/11 के पीछे भगवा आतंकवाद, वो किताब मैंने बहुत दिन कोशिश की, अभी नहीं मिली। वो इन सबको उसने बाकायदा वो दिखाया था, उसको लॉन्च किया था। ये सब तब था। तो इस तरह की ये जो केस है, ये बहुत सारी चीज़ों को बताएगा। ये राजनीतिक और सामाजिक तौर पर जिस तरह का बहस शुरू हुई थी, जांच एजेंसियों पर सवाल उठे थे, एटीएस और एनआईए के बीच के जांच के तरीके, निष्कर्षों पर ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हुई थी। तो वो जो कंट्राडिक्शन जो सामने आए थे, इसी से ये मामला और पेचीदा हुआ। इतने लंबे समय तक जो वो लोग हैं जिनके पीड़ित हैं और साथ में जिन पर आरोप लगे हुए, वो लंबे समय तक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग, चूंकि गठबंधन यही हुआ था, मैंने आपको बताया कि किस तरह से एनआईए की गठन हुआ था 31 दिसंबर 2008 को, और बाद में इसको ये जांच 1 अप्रैल को दी गई थी। एनआईए ने सबसे पहली चार्जशीट 2016 को जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट की थी, उसमें उन्होंने साध्वी प्रज्ञा और उन लोगों को आरोपों से दूर रखा था, जो उन्होंने 13 मई को 2016 को, और मकोका को हटाने की आरोप की। लेकिन एनआईए ने, एटीएस ने अपने अलग से रखे थे सबूत। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ये जो इंटरेस्टिंग था।
दरअसल एटीएस एक गवाह ने उसको बाद में हॉस्टाइल करार दिया गया 2008 के धमाके में। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 4 अन्य नेताओं का दबाव, उनका नाम लेने का दबाव डाला गया था। दिसंबर 2021 में एक गवाह ने एनआईए की अदालत में अपनी गवाही दी थी। इस गवाह में आरोप लगाया था कि 2008 में उसे एटीएस ने अवैध तौर पर हिरासत में रखा, प्रताड़ित किया गया, और जो उसने नाम लिए थे उनमें से कुछ तो आपको मालूम होगा, एक वरिष्ठ एटीएस अधिकारी परमबीर सिंह और अन्य अधिकारी जिसने योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश कुमार, असीमानंद, याद होगा साधु असीमानंद का बहुत नाम चला था अगर आपको याद होगा, क्योंकि जैसे जैसे नाम आएंगे आपको देवघर, आपको सुनील मतलब शायद उन्हीं का नाम था ये, उनको भी देवघर को, धर को और काकाजी जैसे नामों को लेने के लिए धमकी दी थी। हालांकि इसके बाद उसको हॉस्टाइल करार दे दिया गया था क्योंकि वह अपने के पहले के बयान से मुकर गया, लेकिन एटीएस के खिलाफ ये बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में जो कर्नल पुरोहित है, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जो आरोपी हैं, उन्होंने कोर्ट में लिखित बयान देकर ये कहा था कि उन्हें एटीएस ने प्रताड़ित किया था और आरएसएस वीएचपी के नेताओं, जिनमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल है, उनका नाम लेने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें दी गई यातना के कारण उनका दायां घुटना भी टूट गया था। तो ये एक के बाद एक, अगर मैं कहूँ कि उनका बयान था, और उन्होंने बाकायदा कई बार उन्होंने कहा कि किस तरह से उनको पीड़ित किया गया, उनके साथ टॉर्चर किया गया, और उनको आरोप लगाया कि जबरन फंसाया गया। एनआईए ने हालांकि एटीएस पे कुछ इस तरह के आरोप लगाए थे अपने चार्जशीट में, जिसमें कि योगी इनके पुरोहित के कुछ दावों पर कुछ दावों को उनमें मिला, कुछ दावों के साथ उनको वो मिलती है ताकत, जिस तरह चार्जशीट थी एटीएस के खिलाफ जिस तरह हुआ। लेकिन एनआईए ने ये नहीं कहा कि एटीएस ने किसी को जानबूझकर फंसाया, ये उसमें नहीं था। लेकिन अगर हम पुरोहित पर देखते हैं तो वो उन पर मैंने आपको बताया कि क्या क्या उनके ऊपर चार्जेस हैं, वो चार्जेस तो थे ही, और उन पर आरोप लगाया कि वो अभिनव भारत के एक प्रमुख संगठन थे और उन्होंने साजिश की बैठकों में हिस्सा लिया, जिससे आरडीएक्स की खरीद में मदद हुई। और वो इन सब चीज़ों पर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मामला था। 6 लोगों की मौत हुई थी, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन इसको अगर और भी तरीके से देखें, 1400 पन्नों की चार्जशीट थी। एटीएस ने जब ये सारे आरोप लगाए थे उससे पहले नार्को का परीक्षण कराया था, ब्रेन मैपिंग कराई थी, और इन्हीं परीक्षणों में से एक में जिसको सबूत के तौर पर सबसे ज़्यादा बाद में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी, वो थी प्रज्ञा ठाकुर, और पुरोहित ने स्वीकार किया था ये साफ बम विस्फोट हिंदू चरमपंथियों थे। लेकिन उन्होंने इनको अदालत में स्वीकार नहीं किया, ये उस परीक्षण में कहा गया था, और ये कहा था कि ये इनकी बिना अनुमति के और कानूनी प्रक्रिया के लिए गए। खैर इसके बाद वो जो है उन्होंने जब इनको कर्नल पूर्व और वर्तमान सैन्य अधिकारियों को पकड़ा गया था तो बहुत हल्ला हुआ था। पुरोहित उस समय मिलिट्री इंटेलिजेंस में थे, और उन पर ये जो आरोप लगाया गया था कि आरडीएक्स, तो उन्होंने बताया था कि उनका काम ये था, उनको इन संगठनों पर नजर रखनी थी, उनका इसमें कोई वो नहीं है। एटीएस ने तो ये दावा किया था कि साहब ये आरडीएक्स दिया गया एक हिंदू राष्ट्र बनाने की परियोजना थी, पाकिस्तान में जाके मतलब अजीब तरह के थे कि संघर्ष नामक संगठन से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो, जबकि क्लियर तौर पर पुरोहित ने साफ किया कि वो लगातार इन लोगों के साथ सेना की गुप्त सूचना, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक काम होता है, वो सेना के उस पर लगे हुए थे, और उन्होंने हर एक बात का अपने सैनिक अधिकारियों को इसका बाकायदा अपडेट दिया था। अगर हम लोग उस समय देखें तो माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, ये चूँकि ये मामला बहुत पुराना है, इसके लिए निकालना बहुत वो रहा है। आतंकवादी उन्होंने पहले ही कहा था कि वो मोडासा में भी शामिल हो सकते हैं। उस वाहन के बारे में जिस पर प्रज्ञा ठाकुर को कहा जा रहा है, उन्होंने साफ कहा था कि ये उन्होंने कई साल पहले बेच दिया, और चूंकि इसको शुरुआत ये किया गया था एबीवीपी यानी धीरे धीरे सब संगठनों में शामिल करने की कोशिश की गई थी, और उसके सहारे एटीएस ये चाह रही थी कि कुछ राजनीतिक आकाओं का वो जरूर पूरा हो, उनका कोई एजेंडा पूरा हो जाए। ये कहीं ना कहीं ये दिख रहा था, और ये अभी जांच में और कल के फैसले का इंतजार ही इसीलिए है क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं थे, आप सबूत बना रहे थे, एक एक करके आपने पहले से तय कर लिया था। और आप, अगर मैं मानता हूं कि ये जांच एटीएस कर रही होती मुंबई की, क्योंकि फिर जब सरकार बदल गई थी तो उसका रुख बदल जाता है, ये अक्सर दिखता है, कोई ये नहीं। और इसीलिए जब पुलिस सुधारों की बात की जाती है तो मुझे लगता है कि उस वक्त ये भी एक कारण बताया जाता है, क्योंकि जैसे राजनीतिक मास्टर्स, पॉलिटिकल मास्टर्स बदलते हैं, जांच की दिशा और अधिकारियों का नज़रिया एकदम बदलता दिखता है। इस पूरे मसले में भी शायद यही होता, लेकिन उस वक्त तो
ये दिख रहा था। और चूंकि श्री राम सेना ने कहा था कि भाई ये इसमें फंसा रहे, बहुत सारी चीज़ें थी, सिमी का उस समय चल रहा था। और चूंकि ये जब उस समय दो, समीर कुलकर्णी को भोपाल से और संग्राम सिंह को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था, और तभी राष्ट्र जागरण मंच और अभिनव भारत इन सब का नाम उसमें लेना शुरू किया था। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही दिलचस्प मामला होगा जिसको मैं ये कहूँ, क्योंकि जो उद्देश्य बताया गया था वो तो पता नहीं कि उसमें क्या होगा, लेकिन उद्देश्य यही बताया गया था कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना इनका उद्देश्य था। जबकि पहले ये बताया गया था कि उनका बदला लेना है। तो ये अलग होगा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इसमें बहुत दिन लेट में भी हुआ कि वो कहीं अदालत में पेश नहीं हुई थी। 5 नवंबर 2024 को उनको 10,000 रुपये का जमानती वारंट या था, बाद में वो कोर्ट में पेश हुई और अप्रैल 2025 में अदालत में अंतिम बयान दर्ज हुआ था। उसी के बाद ये फैसला मुझे लगता है कि किया गया। और अभिनव भारत के जो संगठन है उसकी बात की गई कि ये 2007 में पुणे में बनाई गई। इसका उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना था। कई हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम विरोधी गतिविधियों की इसकी चर्चा की गई। इसमें कर्नल पुरोहित उपाध्याय, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित उपाध्याय, प्रज्ञा ठाकुर और अन्य को शामिल किया गया। ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग थी। मुझे लगता है कि ये मामला अभी बड़ा दिलचस्प होगा। मैं इसलिए भी बता देता हूँ कि अप्रैल 2025 में जब अंतिम तर्क प्रस्तुत किए थे 7 आरोपियों के खिलाफ, उन्होंने यूएपीए की धारा 16 के तहत सबसे कैपिटल पनिशमेंट की मांग की, यानी मृत्युदंड की मांग। हालांकि प्रारंभिक दौर पर क्लीन चिट दी थी। अब ये देखना होगा कि कोर्ट उसको किस तरह देखता है। 22 अप्रैल 2000 बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको सजा दिया था, जब एनआईए ने कहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं, तब वो जमानत भी थी। उसी के बाद फिर वो उसमें उन्होंने चुनाव लड़ा और ये चुनाव जो है, चुनाव जीत कर वो देश की संसद में भी पहुंची। अब मुझे लगता है कि वो देखते हैं 2 मई 2025 को एक याचिका उन्होंने खारिज हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें अदालत की जमानत पर आक्षेप था, उसको उसने खारिज कर दिया गया था। तो मुझे लगता है कि कई बार मैं अगर आपको उन सब का बताना चाहूँ कि किस तरह से प्रज्ञा ठाकुर उसमें पेश नहीं होना चाहती थी, वो भी मैं बता देता हूँ कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सहमति के बिना हॉस्पिटल में इलाज का हवाला देकर कई बार कोर्ट में पेश होने से छूट मिली। कोर्ट ने उनकी गैरहाजिरी को बाद में मुकदमे में प्रगति में बाधा मानते हुए उन पर लगाया। 5 नवंबर 2024 को एनआईए अदालत ने, मैंने आपको बताया कि इस तरह वेलेबल वारंट इशू किया था, लेकिन अदालत में पेश नहीं हुई। तो जब रद्द हुआ तो वो व्यक्तिगत रूप से पेश हुई। 25 अप्रैल 2024 को फिर उन्होंने कहा था कि अगर वो 25 अप्रैल को नहीं आई तो फिर कार्रवाई होगी। उसके बाद स्वास्थ्य कारणों का कारण बताते हुए उन्होंने अंतिम दर्ज किया गया और कोर्ट ने अनुमति दी थी कि वो अंगूठे से अपना वो दे सकती हैं। तो मुकदमे के अंतिम चरण में ये सब चीज़ों के बयान हुए आरोपियों के धारा 313 के साथ। और तभी के बाद अब ये है, देखना होगा कि आखिर ये लगभग 1400-1500 पेज की एक चार्जशीट है। कल इसका फैसला जो है, संसद चल रही है, चुनाव होने हैं, वहाँ तक होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होंगी जिन पर ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हंगामा हो, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर होंगी। अगर बरी होते हैं या सज़ा होती है, दोनों पर इस देश में एक राजनीतिक बहस होगी। लेकिन इसको इतिहास में लिखा जाना चाहिए कि किस तरह से कई बार राजनीति इतनी बेलगाम होती है कि वो अपने खिलाफ लोग हैं उनको, उनकी राजनीति को ख़त्म करने के लिए कई बार राष्ट्रद्रोह के जैसे मामलों भी उनके साथ भी वो खेल कर सकती है। तो ये देखना होगा कि क्या एटीएस पर कोई टिप्पणी करती हैं। चूँकि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आना है, इसलिए कोई उसको ये मत मानिए कि क्यों है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के बाद फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर की कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट के बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट आना है। तो लिहाजा राजनीतिक लड़ाई लंबी है, लेकिन फिर भी इतिहास के पन्नों में कल की तारीख भी दर्ज होगी। जिस तरह से जिस दिन ये 2008 में अटैक हुआ था या हमला हुआ था, उसके बाद हुई। अभी तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए मेंबर बनकर। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मुलाकात।